Now let's learn to estimate sulfur and phosphorus in any organic compound. Estimating sulfur S and phosphorus P इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरीके से हम सल्फर और फास्फोरस का परसेंटेज को एस्टिमेट करते हैं, इस बात को सीखते हैं. वंस अगेन वी हैड ऑलरेडी डन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड थ्रू दैट क्वालिटेटिव एनालिसिस we had already determined, we had already concluded that sulfur and phosphorus are present in this organic compound. और अब हम यह डिटरमाइन करना चाहते हैं कि उसमें कितना सल्फर है, कितना परसेंटेज सल्फर का है, कितना उसके अंदर फास्फोरस है, कितना परसेंटेज फास्फोरस का है वहां पर, यह हम डिटरमाइन करना चाहते हैं. It's always done by Carius method. We have got Carius method. दोनों के लिए ही जो मेथड है वह Carius method कहते हैं. And by this Carius method हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर है उसको BaSO4 में कन्वर्ट कर दिया जाता है. All the sulfur contained in organic compound is converted into BaSO4 and we determine the weight of this BaSO4. It's precipitated. यह precipitate हो जाता है. The weight of precipitate is determined. इस BaSO4 के जो precipitate है इसका वेट हम डिटरमाइन कर लेते हैं. इससे हमें BaSO4 के वेट मोल्स मिल जाते हैं और जितने BaSO4 के मोल्स हैं उतने ही हम कहते हैं मोल्स ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. मोल्स ऑफ सल्फर इन कंपाउंड इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड. बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा यह मेथड होता है सल्फर का परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए केरियस मेथड के द्वारा. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर है उसको BaSO4 में कन्वर्ट कर देते हैं. BaSO4 का वेट मेजर कर लेते हैं, उससे मोल्स ऑफ BaSO4 डिटरमाइन कर लेते हैं. जितने मोल्स BaSO4 के हैं उतने ही मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर के रहे होंगे और उससे हम वेट ऑफ सल्फर डिटरमाइन कर लेते हैं. इसी तरह से केरियस मेथड से ही हम फास्फोरस का परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी फास्फोरस है उसको Mg2P2O7 में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी फास्फोरस है वह सारा फास्फोरस Mg2P2O7 में कन्वर्ट कर दिया जाता है. मैग्नीशियम डाइफॉस्फेट Mg2P2O7 में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और ये जो Mg2P2O7 है इसका वेट डिटरमाइन कर लिया जाता है. इसके वेट से हम Mg2P2O7 के मोल्स डिटरमाइन कर लेते हैं और इसके मोल्स से हम कहते हैं उसके डबल मोल्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस के हैं. 1 मोल ऑफ Mg2P2O7 is equivalent to 2 moles of phosphorus in organic compound. यह सिंपल सा मेथड हम एम्प्लॉय करते हैं और इस मेथड के द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस डिटरमाइन करते हैं.
जैसे ये फास्फोरस जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि यह फास्फोरस ही कैल्शियम के साथ में कंबाइन करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और उसी से हमारी बोन्स, उसी से हमारी हड्डियां बनी हुई होती हैं। हमारी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। बॉडी के लिए फास्फोरस जरूरी है। जनरली यह फास्फोरस हमें मिलता है आलू में, केले में, इस तरह के जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, उसमें यह फास्फोरस मिलता है। और हम यह डिटरमाइन करते हैं लेबोरेटरीज में कि पोटैटो में कितना परसेंटेज फास्फोरस है, स्टार्च में कितना परसेंटेज फास्फोरस है, या फिर इन बनाना what is the amount of phosphorus available in it. It should contain lot of phosphorus because that phosphorus help us in the development of bones, in the growth of bones. हमारे हड्डी की चोट लग जाए, मस्कुलर स्ट्रेन हो जाए, तो उसके हीलिंग प्रोसेस में यह फास्फोरस ही मदद करता है। इस वजह से हमें फास्फोरस जानने की आवश्यकता होती है। If I talk about sulfur, इनफैक्ट यदि हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए रॉ प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनरी में भेजा जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में पास करा जाता है, और उस क्रूड ऑयल से अलग अलग चीजें अलग की जाती है, सेपरेट की जाती है। पेट्रोल इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल, डीजल इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, केरोसिन इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, वैक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। इस तरह से अलग अलग जो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ऑल दिस आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल में सल्फर एक अनडिजायर्ड, एक अनवांटेड एलिमेंट होता है। सल्फर जितना ज्यादा होगा क्रूड ऑयल में, वह क्रूड ऑयल उतना ही घटिया क्वालिटी का कहलाता है, उतना ही बेकार कहलाता है। इसकी वजह मैं बताता हूं। सल्फर एक रिएक्टिव एलिमेंट है। सल्फर एक रिएक्टिव एलिमेंट है। यह ऑलमोस्ट सभी मेटल्स से रिएक्ट करता है। यह आयरन से भी रिएक्ट करता है, FeSO4 बनाता है। कॉपर से भी रिएक्ट करता है, CuSO4 बनाता है। एल्यूमिनियम से भी रिएक्ट करता है, Al2SO4 बनाता है। ऑलमोस्ट ये हर एक मेटल के साथ, जिंक के साथ भी रिएक्ट करता है, ZnSO4 बनाता है। सल्फर एक रिएक्टिव एलिमेंट है, एक रिएक्टिव एटम है, और इसकी रिएक्शन लगभग सभी मेटल्स के साथ में होती है। इस वजह से क्या होएगा जरा सोचिए। यदि क्रूड ऑयल में सल्फर होगा तो वो क्रूड ऑयल जब रिफाइनरी से पास होगा, रिफाइनरी के पाइपलाइन से पास होएगा, तो वो जो पाइप किसी भी मेटल का बना हुआ है, वो लोहे का बना हुआ है तो उससे भी रिएक्ट करेगा, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, किसी भी मेटल का आप उस पाइप को बनाओगे, आप रिफाइनरी जिस भी मेटल की बनाओगे, उस रिफाइनरी के जो प्लांट के साथ ही क्रूड ऑयल के अंदर का सल्फर रिएक्ट करने लगेगा, और जब प्लांट के साथ ही क्रूड ऑयल का सल्फर रिएक्ट करने लगेगा तो धीरे धीरे वह प्लांट गलने लगेगा, वह धीरे धीरे पाइप की थिकनेस कम होने लगेगी, उसमें से आयन रिएक्ट कर करके सल्फर के साथ में बह रहा है, जा रहा है, और वह रिफाइनरी बड़ी जल्दी बेकार हो जाएगी। यदि क्रूड ऑयल में सल्फर का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो वह क्रूड ऑयल का जो रिफाइनरी में जो प्रोसेस होता है वह इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं रहेगा।
क्योंकि उस क्रूड ऑयल के सेपरेशन करने में रिफाइनरी का लॉस ज्यादा होता जाएगा, प्लांट और मशीनरी का लॉस ज्यादा होता जाएगा। हम कहते हैं जब भी कोई रिफाइनरी क्रूड ऑयल परचेस करने जाती है तो उस क्रूड ऑयल में वह सल्फर के परसेंटेज को देखती है। यदि सल्फर का परसेंटेज 3% से ज्यादा हो जाए तो वह क्रूड ऑयल कभी लिया ही नहीं जाता, क्योंकि ऐसे क्रूड ऑयल को परचेस कर लेने से उस क्रूड ऑयल से जब आप रिफाइनरी में उसको पास करेंगे तो आपकी रिफाइनरी साल भर के अंदर पूरी बह जाएगी, आपको अगले साल एक नई रिफाइनरी बनानी पड़ेगी। 3% से ज्यादा सल्फर टॉलरेबल नहीं होता है। A good crude oil is that which contain sulfur percentage less than 0.5%. हम कहते हैं कि क्रूड ऑयल अच्छा क्वालिटी का तभी है जब उसमें सल्फर परसेंटेज 0.5% से कम हो। यदि सल्फर परसेंटेज 0.5% से ज्यादा जा रहा है तो वह अलार्मिंग होने लगता है, और यदि सल्फर का परसेंटेज 3% से ज्यादा हो जाए तो फिर वह क्रूड ऑयल किसी भी काम का नहीं होता है, उसकी कीमत जीरो होती है, उसकी जो रिफाइनरी में जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकली वायबल रह ही नहीं जाता है। इधर मैं एक बात बताता हूं, गल्फ कंट्रीज दे आर वेरी रिच बिकॉज द पेट्रोलियम अवेलेबल देयर अंडरनीथ is of very good quality. गल्फ कंट्रीज की बात करें, कतर की बात करें, या सऊदी अरेबिया की बात करें, या कुवैत की बात करें, या जॉर्डन की बात करें, यह सब बहुत अमीर है। दे आर रिच कंट्री बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ पेट्रोलियम देयर अंडरनीथ। जमीन में ढेर सारा पेट्रोलियम है, और खास बात वह पेट्रोलियम बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। उसमें जो सल्फर का परसेंटेज है वो काफी कम है, और सल्फर का परसेंटेज काफी कम होने की वजह से उसकी कीमत काफी ज्यादा है। उसे हर कंट्री परचेस करना पसंद करती है, उसको हर रिफाइनरी परचेस करना पसंद करती है, क्योंकि उस क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान प्लांट और मशीनरी पर कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीकन कंट्री लाइक नाइजीरिया और कांगो, ट्रूथफुली स्पीकिंग द पेट्रोलियम अवेलेबल विथ नाइजीरिया इज मच मोर इन क्वांटिटी देन द पेट्रोलियम अवेलेबल विथ गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज के पास में जो पेट्रोलियम है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम में पेट्रोलियम नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में जमीन के नीचे जो पेट्रोलियम है भरपूर है, दुगना है, गल्फ कंट्रीज के मुकाबले दुगना है, पर फिर भी नाइजीरिया एक गरीब देश है, इट्स अ पुअर कंट्री। पेट्रोलियम होने के बावजूद भी वह पुअर कंट्री है। व्हाई? बिकॉज the quality of petroleum available with Nigeria is poor. The petroleum ore or the crude oil available in Nigeria contain sulfur percentage of 4.5. नाइजीरिया में जो पेट्रोलियम है, उस पेट्रोलियम में जो क्रूड ऑयल है, वह क्रूड ऑयल में सल्फर परसेंटेज 4.5% है, एंड दिस इज डेडली। इट्स डेडली फॉर द रिफाइनरी, इट्स डेडली फॉर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द रिफाइनरी। नाइजीरिया से यदि हम वह क्रूड ऑयल परचेस कर लेंगे, नाइजीरिया से वह क्रूड ऑयल परचेस करने के बाद जब हम उसको रिफाइनरी में भेजेंगे, उस क्रूड ऑयल का जब रिफाइनिंग करेंगे
रिफाइनिंग से जब हम उसमें से केरोसिन अलग करना चाहेंगे, पेट्रोल अलग करना चाहेंगे, डीजल अलग करना चाहेंगे, एलपीजी अलग करना चाहेंगे, सीएनजी अलग करना चाहेंगे, कोलतार अलग करना चाहेंगे, वैक्स अलग करना चाहेंगे, वैसलीन अलग करना चाहेंगे, ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल। हम जब उसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो उस क्रूड ऑयल में मौजूद जो सल्फर है, वह सल्फर रिफाइनरी के प्लांट और मशीनरी के साथ में रिएक्ट करेगा। वो वहां जो आयन है उसको रिएक्ट करके FeSO4 बना देगा और बाहर ले जाएगा। वो प्लांट और मशीनरी बह जाएगी, साल 2 साल वह प्लांट मशीनरी चलेंगी और उसके बाद बेकार। आपने एक लॉट की रिफाइनिंग करी और उसी में पूरा प्लांट गया, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन, वो कहीं ज्यादा हो जाएगा उस कीमत से जितने का आपने पेट्रोल और डीजल बनाया। इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल टू रिफाइन द क्रूड ऑयल विच कंटेन सल्फर परसेंटेज मोर देन 3%। दैट्स वाई नाइजीरिया से कोई क्रूड ऑयल परचेस नहीं करता है। दैट्स वाई नाइजीरिया इज अ पुअर कंट्री। यदि वहां पेट्रोलियम अच्छा क्वालिटी का होता तो शायद वह भी उतना ही अमीर होता जितना गल्फ कंट्रीज है। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वट एवर वी आर डूइंग। जो हम यह एस्टिमेशन कर रहे हैं, इसका मैंने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया है। कार्बन परसेंटेज डिटरमाइन कर लिया, हाइड्रोजन परसेंटेज डिटरमाइन करना सीख लिया, सल्फर परसेंटेज, फास्फोरस परसेंटेज डिटरमाइन करना सीख लिया। अब हम डिटरमाइन करना सीखते हैं हेलोजेंस का percentage. We estimate the amount of halogen in organic compound. Please note it down. Estimating halogens in organic compound. Estimating halogens in organic compound. ये जो हेलोजन है, दे आर डिनोटेड बाय X, और जनरली 3 हेलोजन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनके एस्टिमेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 हेलोजन है, इनका एस्टिमेशन हम करते हैं एंड इट्स वंस अगेन डन बाय केरियस मेथड। केरियस मेथड से हम हेलोजन्स एस्टिमेट करते हैं और बड़ा साधारण सा मेथड है यार। जो भी हेलोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो भी हेलोजन है उसको सोडियम से रिएक्ट करा के NaX में कन्वर्ट करा जाता है और उसको फिर AgNO3 से पास करवा के AgX में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हेलोजन है, ऑल द हेलोजन in organic compound is fused with sodium. It's fused with sodium and it forms NaX. और सोडियम के साथ फ्यूज करके उसको NaX पे कन्वर्ट करके फिर NaX को AgNO3 में मिला दिया जाता है, एक्वस AgNO3 में, और वहां पर AgX प्रेसिपिटेट हो जाता है। AgCl बनेगा, इसके वाइट PPT होते हैं, AgBr बनेगा, इसकी भी वाइट टर्बिडिटी दिखती है, और AgI बनेगा, इसके येलो PPT बनते हैं। Like this, we determine the amount of AgCl, AgBr and AgI. The amount of AgCl, AgBr and AgI or AgX would give you the amount of AgX. हम कहते हैं moles of, इधर लिखता हूं, moles of AgX would be equal to moles of X in organic compound.
This is a simple method, and this is how we used to estimate halogens in organic compound. Estimating, थोड़ी गड़बड़ स्पेलिंग लिख दीजिए, ठीक कर लीजिए इसको. This is how we used to estimate the amount of halogens. हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं. फ्लोरीन होएगा तब भी हो जाएगा इसी तरह से एस्टिमेट. द मेथड इज वंस अगेन केरियस मेथड, एंड द बेसिक प्रिंसिपल इसकी, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको सोडियम के साथ में फ्यूजन करा जाता है. मेटालिक सोडियम लिया जाता है. मेटालिक सोडियम को आप केरोसिन में स्टोर करते हो. प्योर मेटालिक सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यह मेटालिक सोडियम का जब फ्यूजन करा जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हेलोजन है वह सोडियम के साथ कंबाइन कर जाएगा और NaX बना लेगा. नाउ दिस NaX इज सॉल्युबल. यह जो NaX बना है यह सॉल्युबल होता है. NaCl बनेगा वो भी वाटर सॉल्युबल है. NaCl बनेगा वो भी वाटर सॉल्युबल है. और NaI बनेगा, NaBr बनेगा, ये सब वाटर सॉल्युबल है. ये डिसॉल्व हो जाते हैं. Organic compound may be soluble, may be insoluble. It may be solid, it may be liquid, it may be gas. Organic compound कैसा भी हो सकता है. उसको सोडियम के साथ में फ्यूजन कराने पर soluble NaX बन जाएगा यदि उसमें हेलोजन है तो. और वह NaX जब aqueous AgNO3 से पास करेंगे तो वहां AgX बन जाएगा. AgCl या फिर AgBr या AgI, और उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. AgCl हुआ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr हुआ तो व्हाइट टर्बिडिटी, और AgI हुआ तो येलो प्रेसिपिटेट. और इस प्रेसिपिटेट का वेट हम मेजर कर लेंगे और उस प्रेसिपिटेट के वेट से हम डिटरमाइन कर लेंगे कि कितने मोल्स AgX के हैं. जितने भी मोल्स AgX के हैं दैट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ X इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हेलोजेंस. This is how we used to determine the percentage of halogen in organic compound. इस तरह से हमने कार्बन का परसेंटेज डिटरमाइन कर लिया है, हमने हाइड्रोजन का परसेंटेज डिटरमाइन कर लिया है, हमने फॉस्फोरस सल्फर का परसेंटेज डिटरमाइन कर लिया, हमने हेलोजन का परसेंटेज डिटरमाइन कर लिया. यह सारे परसेंटेज डिटरमाइन करने के बाद हम इन सबका टोटल कर देते हैं और फिर उसको 100 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. दैट गिव्स अस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑक्सीजन का परसेंटेज डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं करा जा सकता. इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द परसेंटेज और द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट्स ऑलवेज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अदर एलिमेंट. चलिए अब हम इस स्टडी पैकेज में सेक्शन 5 के PFP के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे. और PFP में इसमें जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं देयर आर 26 प्रॉब्लम्स गिवन इन दिस सेक्शन. और वंस अगेन मैं 1/3 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन. और मेरे 1/3 प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के बाद रिमेनिंग 2/3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे. 1/3 प्रॉब्लम से मैं यह समझाऊंगा कि किस तरह से इन सब कंसेप्ट को, इन सब फंडामेंटल्स को अप्लाई करा जाता है, किस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे कंसेप्ट डेवलप करा जाता है, कैसे अप्रोच डेवलप करा जाता है, कैसे इक्वेशंस बनाई जाती है, कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे आंसर लाया जाता है. यह सारी बातें मैं सिखाऊंगा. मैंने 3n+1 3n+3n यह प्रॉब्लम सॉल्व करें. इधर मैं 3n+2 करता हूं. 3n+2. What do I mean? I will solve second problem, 5th problem, 8th problem, 11th problem, 14th problem, 17th, then 20, then 23 and finally 26. यह 8 प्रॉब्लम मैं क्लास में करूंगा. सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए. इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज.